आज की क्लास में हम जनगणना का पार्ट 2 करेंगे। इसके पहले की एक क्लास जिसको नहीं मिली है वो लोग देख लेंगे जा करके, जो लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, फिर पार्ट सेकंड करेंगे। बहुत अच्छे से सेंसस कराया जा रहा है। 2011 में जो जनगणना हुई थी हम उसी को देख रहे हैं, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं आई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? आंध्र प्रदेश जो है, तेलंगाना, ये दोनों अलग हुए हैं। 29वां राज्य बना था 2014 में, और इसके पहले की जनगणना हुई थी 2011 में। तो मैंने क्लियर किया था यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को, कि कभी भी इस तरह से एग्ज़ाम में अलग अलग दे करके नहीं पूछा जाएगा, वो एक ही साथ दिया जाएगा। मतलब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये 2014 में हुआ था और 2011 में तो जनगणना हो चुकी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं। मतलब ये जो जनसंख्या वृद्धि है और जनसंख्या में जो परिवर्तन है उसके प्रोसेस क्या है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, ये क्यों होती रहती हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसका कहीं ना कहीं कारण जो जन्म है, जो मृत्यु है, जो प्रवास है, ठीक है, जो जनसंख्या की संख्या का वितरण है, ठीक है, और संरचना लगातार बदलती रहती है। यही एक ऐसा प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं यही सब प्रोसेस है जिनकी वजह से क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होता है और साथ में जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो किसी भी तरीके से हो सकता है ना, सिर्फ हम कह सकते हैं कि बढ़ रही है या घट रही है, सिर्फ यही परिवर्तन नहीं है। कोई जनसंख्या अगर माइग्रेशन कर रही है, माइग्रेशन मतलब क्या होता है, प्रवास होता है। कुछ लोग शिक्षा की वजह से शहरों में आ गए, ठीक है, शिक्षा की वजह से कहाँ पर आ गए, शहरों में आ गए। कुछ लोग नौकरी की वजह से कहाँ पर आ गए, शहर में आ गए, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये माइग्रेशन है, ये प्रवास है कि किसी कारण की वजह से हम अपने जगह को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो ये जनसंख्या में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका वितरण है, उसकी संरचना में क्या कर रहा है, ये बदलाव ला रहा है। ठीक है, देखो अभी क्या है कि दिल्ली आप देखोगे तो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा मैप में। अदर स्टेट के कंपेरिजन में भाई दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य तो नहीं है कि बड़ा होगा, केंद्र शासित प्रदेश है, छोटा सा है। लेकिन जनसंख्या के मामले में आपको पता होना चाहिए, अभी आगे पढ़ोगे, कि इसमें जनसंख्या घनत्व तो इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। ठीक है, सांस लेने का मुश्किल मतलब जब ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, तो फिर वही कंडीशन होती है। या किसी भी बड़े सिटी में आप जाओ, आपको खुद फील होगा कि यहाँ पर जनसंख्या में क्या हो रहा है, इसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, गाँवों में क्या है, गाँवों में बिल्कुल शांति शांति है। ठीक, अब देखिए जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, जो जनसंख्या वृद्धि है, ये कैसे होती है या क्या इसके कारण है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो लिखा गया है, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश या राज्य के लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, कोई एक निश्चित समय मान लो, आप कोई निश्चित अवधि मान लो, जैसे हमारे भारत में कितना वर्ष है, 10 वर्ष है। ठीक है, इसके दौरान हमारे यहाँ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जो संख्या थी, संख्या में परिवर्तन हुआ। वो संख्या में परिवर्तन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन, जो पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है, ये जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है, दर्शाता है। परिवर्तन को निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में या वार्षिक विकास दर के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। इस पॉइंट को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा कि जो परिवर्तन होता है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में। भाई डायरेक्ट हम जान ले कि संख्या बढ़ गई है। जैसे आप पहले, जैसे आपको कोई देखता होगा, जब चाचा जी आए 5 साल के बाद, तो जब 5 साल पहले आए थे तो आप इतने से थे, अभी 5 साल के बाद वो आए तो वो आपकी हाइट को देख रहे हैं, आप इतने से हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ गया है, मतलब इसकी लंबाई, इसकी हाइट क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक,
तो ये निरपेक्ष है क्योंकि ये सिर्फ आपको ही देख करके बोले, ठीक है। तो हम जब हम अपनी जनसंख्या को खुद ही देख करके बोलें कि जनसंख्या बढ़ गई है, तो वो निरपेक्ष संख्या का संदर्भ होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम दो के कंपैरिजन में करें कि जो अगर हम कह रहे हैं कि ए बच्चा जो है ये बी के कंपैरिजन में क्या हो गया है, बढ़ गया है, घट गया है, जो भी चीज़ें अगर हम करते हैं तो इसे हम सापेक्ष संख्या का संदर्भ कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और इसको हम वार्षिक विकास की दर से संदर्भित करते हैं जो निरपेक्ष वाला होता, जो सापेक्ष वाला होता है। मतलब कि एक साल में ये ए जो है वो बी से 1% बढ़ा, तो बी फिर अगले साल क्या हुआ, ए जो है वो बी से 3% बढ़ गया। मतलब हर साल हम क्या करेंगे कि उसकी दर, जो उसकी रेट है, वो हम क्या करते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट को देखेंगे, आगे देखा जाएगा। आगे क्या लिखा गया है कि जनसंख्या की एब्सोल्यूट वृद्धि, ठीक है। एब्सोल्यूट वृद्धि कहने का मतलब है कि भैया जो जनसंख्या है, एग्जैक्ट जो वृद्धि है उसका क्या है। जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक दशक में संख्याओं को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे पहले 10 साल पहले हमने मान लिया कि भारत में क्या थे, 100 लोग थे। 10 साल बाद हमारे यहाँ जनगणना होगी, तो हमने काउंट किया कि इन 10 साल में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 20 की हुई है। तो 10 साल बाद कितने हो गए, 120 हो गए। तो ये एब्सोल्यूट होता है, ठीक है। यह बाद की आबादी, जैसे 2001 की से पहले की आबादी, जैसे कि 1991 को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमें पता कैसे चला कि 10 वर्ष में 20 लोगों की जनसंख्या बढ़ी थी। जैसे कि आपने क्या किया, जब आपने जनगणना शुरू किया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए 2021 की जनगणना स्टार्ट हुई, आपने जनगणना शुरू किया, उस जनगणना में गए, आपने पता किया कि एक घर में 10 परिवार हैं, एक जो है वो 5 साल का है, एक जो है 7 साल का है, एक जो है 35 साल की। मतलब इस तरह से आपने पूरा उनका डेटा निकाला, ठीक है। हर घर पे ऐसे ही हुआ, हर राज्य में ऐसे हुआ और पूरे देश में ऐसे हुआ। फाइनली डिसीजन आया कि जो ओवरऑल जनसंख्या है वो 150 की है। ओवरऑल जनसंख्या मान लीजिए 150 की निकल करके आ गई, ठीक है। अब हम ये जाने कैसे कि ये बढ़ा है या घटा है भाई, या पिछले वाले से हम जब घटाएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि ये कितना बढ़ गया है। पिछला वाला 2011 में हमारी जनसंख्या 100 थी, ठीक है, तो हमने क्या किया, घटा लिया, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम पिछली आबादी से आज की आबादी को घटा करके इसको निकालते हैं। और अगर हम देखा जाए तो जैसे होता है ना कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सिक्के के दो पहलू है, सेम कंडीशन है कि जो जनसंख्या की एब्सोल्यूट वृद्धि होती है हम उसे घटा करके पहले निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब बोलेंगे ना कि इतनी संख्या जुड़ गई तभी इतनी संख्या हो गई है। समझ में आ रहा है बात। आगे देखेंगे, जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, वह दर जिस पर एक वर्ष में जनसंख्या के व्यक्तियों की संख्या प्रारंभिक जनसंख्या के एक अंश के रूप में बढ़ जाती है। इस पॉइंट को हम 2-3 बार पढ़ेंगे तब शायद आप लोग को ज़्यादा से अच्छा समझ में आए। वह दर मतलब आप लोगों को रेट पता होगा। रेट कैसे हम निकालते हैं, जैसे मान लो रेट क्या होता है, हमें पता है 100% का ही, परसेंट को ही तो हम दर कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हर डेटा को जब हम 100 तक में सबमिट कर देते हैं, 100 तक में सबमिट करने का सेंस आप समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास जो ओवरऑल जनसंख्या है ये 2000 है, ठीक। अब ये 2000 बढ़ेगी तो हो सकता हो 4000 हो, 6000 हो या कुछ और हो, तो ये हर बार अपने आप में 100% हो जाती है। लेकिन हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि 2000 से 4000 बढ़ी तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ठीक है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये एक दर आता है। तो वह दर जिस पर एक वर्ष में, कितने वर्ष की बात कही जा रही है, एक वर्ष में जनसंख्या में
व्यक्तियों की संख्या प्रारंभिक जनसंख्या के एक अंश के रूप में बढ़ जाती है, यानी कि हर एक वर्ष में पर ईयर अगर हम देखें 1% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो इसे हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अंश बढ़े, यहाँ पर एक अंश बढ़ने का मतलब है, यहाँ पर एक अंश बढ़ने का मतलब है कि वो क्या हो, किसी भी तरीके से इंक्रीज हो, ठीक है, कितनी भी इंक्रीज हो। लाइक आप जैसे कह सकते हो कि मेरे पास 2001 में 100 रुपए थे, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटे डिजिट को लेकर के चल रही हूँ ताकि समझना आसान हो। अब 2002 में मेरे पास 105 रुपए हो गए, ठीक है, 105 रुपए हो गए। अब बताइए कितने की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि तो 5 रुपए की हुई है, लेकिन हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? दर निकालना पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंट निकालेंगे आप तो 5 ही तो है, और फिर 100 और गुणे 100 मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है। तो एक ही साल में तो हुआ है ना, एक ही साल में हुआ है, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या हमारी वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 5% है? क्या हम इस पॉइंट को कह सकते हैं कि जो हमारी वार्षिक वृद्धि दर है वो 5% है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, संख्या के साथ भी, जनसंख्या के साथ भी करते हैं। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर हर एक साल पे बढ़े हुए जो संख्या है उनका जो हम परसेंट निकालते हैं उसी को हम जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। समझ में आ गया? यह प्रतिवर्ष प्रतिशत के संदर्भ में व्यक्त किया गया है। ये हर साल कैसे हम व्यक्त करते हैं? परसेंटेज में हम इसे व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे समझाया गया है, प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि का दर का मतलब है कि प्रारंभिक जनसंख्या प्रत्येक 100 व्यक्ति के लिए 2 व्यक्तियों की वृद्धि थी, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि से क्या हो रहा है, प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि दर से ये बढ़ रही है जनसंख्या हमारी, तो हम यहाँ पे 100 के आंकड़े का हिसाब लगाएंगे कि हर 100 पे 2 व्यक्ति क्या हो जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने 5 का एग्जाम्पल दिया था आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो अब ये क्या लिखा गया है, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स ड्यूरिंग 1951 टू 2011, यानी कि 1951 से लेकर के 2011 के बीच तक जो भारत की ग्रोथ रेट है, बढ़ने की जो दर है वो क्या है उसे हम देखेंगे, ठीक है। देखो 1951 में क्या हुआ, 1951 से 1961 यानी कि टोटल हमें समय कितना मिला, 10 साल का समय मिला। 10 साल में हमारी जो जनसंख्या बढ़ने की रेट है वो कितना हो गया, 24.8 हो गया। यानी कि अगर 1951 में हमारे पास 100 लोग थे तो 10 साल में कितने बढ़ गए, 124 लोग हो गए। यहाँ पे 0.8 है तो हम 0.8 लिख लें या डायरेक्ट 125 लिख लें, ठीक है। चलो फिर आगे अगर हम देखें तो अब यहाँ पर देखो ये जो 10 साल का समय है 1961 से 1971, यानी कि इस 10 साल में जनसंख्या बढ़ तो रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ी तो है, लेकिन यहाँ पे देखो 24.66 है, यानी कि पहले जो जनसंख्या बढ़ी थी वो 24.8 की बढ़ गई थी, ठीक है। अब अगर मान ले कि 1961 में हमारे पास जनसंख्या कितनी थी, 100 थी, तो अभी हमारे पास 1971 से 1981 के बीच, ठीक है, जो जनसंख्या हमारे पास होगी वो 124.6 होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? मतलब देखो जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन जो रेट है, जो दर है, जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है,
ठीक है, वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ने की दर है वो घट करके 17.64 हो गया है, 17.64 हो गया है। समझ में आ गया? चलिए इसको हम एक ब्लैक स्लाइड पे समझते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक स्लाइड पे समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, ठीक है, आपने एक दुकान खोला, एकदम ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। इस दुकान पर आपने जो भी वस्तुएं रखी थी, दुकान आपकी, आपने दुकान का क्या किया, ओपनिंग किया। तो आपको पता होगा कि ओपनिंग में लोग आते हैं, फीते वूते कटते हैं, रिबन उबन, है ना। तो जो लोग आते हैं मैक्सिमम सभी लोग सामान खरीदते हैं। तो आपके पास पहले दिन, फर्स्ट डे, जो आपका इनकम हुआ वो मान लो कि 10 रुपए हुआ। कितने रुपए हुए? 10 रुपए हुए, ठीक है। अब सेकेंड डे क्या होता है? सेकेंड डे, अब आपके पास 10 रुपए मान लो आपके दुकान पे, मतलब आपकी इनकम थी, तो ये 10 तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगले दिन फिर इनकम कुछ तो होगी ना। मान लो कि इनकम 9 रुपए हुए, ठीक है। तीसरे दिन, अब देखो तीसरे दिन क्या हुआ कि इनकम जो है, मान लो कि अब ये 10 था, 9 था हमारे पास, इनकम कितना हो गया, 7 रुपए। चलो अब बताओ, पहले दिन इनकम कितना था, 10 रुपए, दूसरे दिन 19 रुपए, तीसरे दिन 26 रुपए। आप बताओ इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? मतलब टोटल अगर हम जोड़ें, ओवरऑल अगर हम देखें, तो हमें ये तो पता चल रहा है ना कि इनकम जो हमारी पहले दिन 10 रुपए थी, हमने सिर्फ 10 रुपए कमाया था, लेकिन 3 दिन के बाद हमारे पास 26 रुपए हो गया है, ठीक है। 3 दिन के बाद हमारे पास 26 रुपए हो गया है। अच्छा लगा देख करके कि हमारा 26 रुपए हो गया है। लेकिन आप रेट देखो, दर देखो। दर देखने का सेंस ये है कि पहले दिन तो आपने 10 रुपए कमा लिया था, लेकिन दूसरे दिन आपने 9 रुपए ही कमाया है। दूसरे दिन कितना कमाया, 9 रुपए। दर कम हुआ कि नहीं, ये बताओ आप। जो रेट है, जो परसेंटेज है, वो कम हुआ कि नहीं? भाई पहले दिन आपने जो पैसा कमाया था, 10 रुपए कमाया था, दूसरे दिन आपने क्या, 9 रुपए ही कमाया है। भले ये देखने में हमें लग रहा है कि ये बढ़ा है, जाहिर सी बात है ये बढ़ा है, लेकिन कमाने में, ग्राहक के आने में, जो ग्राहक आपको पैसे दे के जा रहे हैं, उसमें कमी आई है कि नहीं आई है? तीसरे दिन देख लो और कमी आ गई। दूसरे दिन आपने तो थोड़ा कम कमा लिया, चलो 9 रुपए ही कमाया, तीसरे दिन तो ये 7 रुपए आ गए। अब बताओ, दर कम हो रहा है। तो हमारी इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन इसको बढ़ाने का जो दर है, ये क्या हो रहा है, कम हुआ ना। अब मान लो कि अगर हमने इस तरीके से दुकान चलाया, फर्स्ट डे जो हमारी इनकम थी वो 5 रुपए था, ठीक। फर्स्ट डे कितना था, 5 रुपए। सेकेंड डे जो हमारी इनकम थी वो 7 रुपए। थर्ड डे जो हमारी इनकम थी वो 9 रुपए। तो चलो ये इसमें फर्स्ट डे वाला भी जोड़ लेंगे और इसमें ये भी जोड़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 5, 7, 5, 12, और इसमें जोड़े तो 7, 5, 12 और 12, 9 कितना हो जाएगा, 21। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो इनकम है ये भी बढ़ा है, साथ में यहाँ पर देखो रेट भी बढ़ा है, दर भी बढ़ा है। पहले दिन 5 रुपए कमाया था, दूसरे दिन 7 रुपए कमाया, दर बढ़ गया ना। तीसरे दिन हमने 9 रुपए कमाया, दर बढ़ गया ना। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो ये हमारे देश के साथ अब नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारे देश के साथ ये पहली वाली तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे, अब इसको एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ एक दूसरे मेथड से, शायद आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। 2001 की जनसंख्या को हम मानते हैं कि पूरे भारत में सिर्फ 5 लोग थे, ठीक है। कितने लोग थे, 5 लोग। 2002 में 7 लोग हो गए। अब बताओ, 5 थे और दूसरे साल 7 लोग हो गए, ठीक है। तो और फिर 5 वाला पहले का भी थे, मतलब इस 5 से 7 लोग पैदा हो गए। टोटल कितना पैदा हुए, 12 हुए। तो ये तो बढ़ गया ना।
लेकिन अगर ये कंडीशन होता 2001 में हमारे पास 5 लोग थे, 2002 में जो ये 5 हैं तो 5 तो हैं ही, लेकिन बढ़े जो हैं वो 4 बढ़े हैं। ठीक है, मान लीजिए कितने बढ़े हैं, 4 बढ़े हैं, तो रेट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है ना। 2003 में हमारे पास ये 5 भी हैं, ये 4 भी हैं, लेकिन जो 4 बढ़े थे पिछले साल, इस बार वो 3 ही बढ़े हैं, तो रेट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है ना। समझ में आ गया सबको? इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे ना, तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारा पॉपुलेशन है, वो बढ़ तो रही है, इनकम हमारी बढ़ तो रही है। 10 रुपए पहले दिन कमाया था और लास्ट में हमने 3 दिन का जोड़ा 26 रुपए हो गए हैं। जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन दर जो परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। पहले दिन 10 रुपए कमाया था, दूसरे दिन 9, अब 7 हो रहा है, हो सकता हो आगे 3-4 पे आ जाए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सेम कंडीशन ये है कि पहले जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ने की दर थी वो 21 थी, 24 थी, लेकिन 1971 से 81 के बीच में ये रेट क्या हो रहा है, डाउन जा रहा है। समझ में आया? और 2001 से 11 के बीच में ये रेट जो था वो 17.64% था। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर, ध्यान से सुनिएगा, दर बढ़ रही है या घट रही है, तो हम क्या लगाएंगे, घट रही है। लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं, बहुत लंबा मैंने इसको समझा दिया, आगे देखते हैं। ये पॉपुलेशन का एक ब्यौरा दिया गया है कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो किस तरीके से बढ़ रही है। अच्छा देखो, यहाँ पर जनसंख्या महाविभाजन भी आपने सुना होगा, 1921 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप यहाँ पर जनसंख्या देखो, जो जनसंख्या दिया गया है, देखो इन मिलियंस में ये दिया गया है, तो 252.09 मिलियन था हमारा देश का जनसंख्या। लेकिन ये 1921 में क्या हो गया, जनसंख्या घट गया है, 251.32% या कह सकते हैं मिलियन जनसंख्या रह गया है। इसका रीज़न क्या था, महामारी देश में फैली हुई थी। ठीक है, इसलिए जनसंख्या का महाविभाजन साल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो जनसंख्या बढ़ती ही गई है, लेकिन इनके बीच में जो अंतर आप करोगे ना, वो थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, और जो रेट है वो कम देखने को मिलेगा। और 2011 की जनसंख्या का जो ब्यौरा आया था, उसमें 1210.19 मिलियन जनसंख्या दिखाई गई थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि जनसंख्या परिवर्तन और भी रीजन से होते हैं, उनको और अच्छे से समझेंगे हम। लिखा गया है जन्म, मृत्यु और पलायन। ठीक है, पलायन करने का मतलब क्या होता है, माइग्रेन, मैंने आपको बताया, इसको हम प्रवास कहते हैं। कि प्रक्रिया के कारण जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कभी कभी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है, जन्म, मृत्यु, प्रवास, नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जनसंख्या, जन्म जो है, मृत्यु जो है और प्रवास जो है, इन तीनों के कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि या विकास दर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। भाई, हम किसी भी देश के जनसंख्या में अंतर, वृद्धि हो रही है या उनमें विकास दर हो रहा है, जो भी चीज़ें मतलब हो रही हैं, हम दो का अंतर करेंगे तभी तो जानेंगे। जैसे आपने मान लीजिए कि आप क्लास फर्स्ट में थे, आपने 98% ग्रेव किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर आपके 99% आ गए, तो मम्मी यही तो बोलती है कि पिछले साल से अच्छा नंबर पाया है। हमने अंतर किया तभी तो जाना कि पिछले साल से अच्छा नंबर पाया है। तो हम किसी भी देश के जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, उसका जो हम डेटा निकालते हैं, वो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर से निकालते हैं। ठीक है, जन्म दर क्या होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को 1000 में कितने लोग जिंदा हो रहे हैं
ठीक है। इसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। और दूसरी चीज मृत्यु दर क्या होता है, मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर जितने लोग मर रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। और ये भी चीज याद रखिएगा, ये भी चीज याद रखिएगा, जन्म दर जैसे मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हुए तो कितने बच्चे बच गए हैं, ठीक है, या जो हम कह सकते हैं कि कितने बच्चे ने जन्म लिया है, वो जन्म दर आता है। और भारत का जन्म दर बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो कह सकते हैं बर्थ रेट है ना, जन्म दर की, पहले 2 बच्चे जन्म लेते थे, अब 4 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 6 बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो ये भारत का क्या है, ज्यादा है। लेकिन मृत्यु दर में क्या है, कमी है, मृत्यु दर में कमी है। मतलब कहने का ये है कि अगर पहले 1000 में से 947 लोग मर रहे थे तो अब 1000 लोगों में से 940 लोग ही मर रहे हैं। समझ में आ गया। इसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं जो हमारी जीवन प्रत्याशा है बढ़ गई है। जीवन प्रत्याशा बढ़ने का मतलब क्या होता है कि लोग लंबा जिंदा अब रहते हैं। बीच में कुछ समय ऐसा था कि 60 के साथ में ही, मतलब 60 साल एक मान लिया गया था औसत आयु कि इस टाइम पे आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब ये बढ़कर के 70 के अप्रॉक्स में हो चुका है। तो हम 10 साल आगे, मतलब अभी हम 10 साल और जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं, मृत्यु दर कम हो रही है, जन्म दर बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। अरे भाई, लोग पैदा होते जा रहे हैं, कोई मर नहीं रहा है, तो जो मरा नहीं वो तो है ही, और जो पैदा हो गया वो भी आ गया, तो हो गई ना वृद्धि, ठीक है। चलिए देखिए, फिर लिखा गया है जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि की जो प्रवृत्ति है उसे हम देखेंगे। 1980 तक उच्चतम जन्म दर और गिरती मृत्यु दर घटना थी। मतलब जो जन्म दर था वो उच्च था और मृत्यु दर, गिरती मृत्यु दर जो थी वो कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म की जनसंख्या में वृद्धि हो गई। मतलब जनसंख्या क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद सरकारी प्रयासों और बढ़ती जागरूकता के कारण जन्म दर में कमी आने लगी। लोगों में क्या हुआ, सरकार ने प्रयास किया, लोगों ने सोचा भी, तो जो जन्म दर था, जो बच्चे सबके यहाँ पैदा हो रहे थे, उसमें धीरे धीरे क्या होने लगी, कमी होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि के दर में, अभी मैंने इसको समझाया है, जनसंख्या वृद्धि के दर में धीरे धीरे गिरावट आ गई। आज आप देखते होंगे कि 30 साल 35 साल पे लोग शादी करते हैं, 40 साल तक बच्चा करते हैं। पहले अगर पापा 40 साल के होते थे ना तो उनकी 20 साल की बेटियां होती थी, जैसे हम लोग, ठीक है। मतलब मेरे पापा 40 के हैं तो मैं 20 की, मतलब 20 साल में लोगों के बच्चे हो जाते थे। अभी कितने पे हो रहे हैं, 40 साल पे हो रहे हैं, 35 साल पे हो रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जन्म दर, जो जन्म बच्चे के लेने की कह सकते हैं कि पहले एक घर में 7-7 बच्चे होते थे, एक लोगों के 12-12 बच्चे होते थे। अभी इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमी आ रहा है। मतलब वृद्धि दर में कमी आ रहा है, जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन वृद्धि दर में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। और माइग्रेशन किस तरीके से, प्रवास किस तरीके से हमारे जनसंख्या विकास को या उसके परिवर्तन को प्रभावित करता है, ये देखेंगे। तो यह क्षेत्रों और क्षेत्रों के लोगों की आवाजाही है। अगर किसी एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में आते जाते हैं तो ये प्रवास कहलाता है, ठीक है। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों के आवागमन को आंतरिक प्रवास कहा जाता है। आप यूपी के हो, चले गए एमपी में, आप कहीं बाहर नहीं गए, देश में ही हो, तो ये आंतरिक प्रवास है, ठीक है। इससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन नहीं होगा। आप इससे क्या होगा, अगर देश में 40 लोग थे, आप यूपी से एमपी चले गए, तब भी देश में क्या होंगे, 40 ही होंगे, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जो क्षेत्र की जनसंख्या का वितरण है वो बदल जाएगा। यूपी में 22 लोग थे, अब 2 लोग यहाँ से एमपी में चले गए तो यूपी का जनसंख्या 20 हो गया। जनसंख्या के वितरण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में अगर हम जाते हैं तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, ठीक है। और इससे देश में क्या होता है, जनसंख्या का आकार भी बदलेगा और जनसंख्या का वितरण भी बदलेगा। पंजाब में 50 लोग थे, निकल करके
सब चले गए अमेरिका, ठीक है, मतलब सब नहीं चले गए, सब चले जाएंगे पंजाब खाली हो जाएगा। मान लो 10 लोग चले गए अमेरिका, अभी पंजाब में कितना होंगे 40, तो पंजाब की जनसंख्या कम हुई, हमारे देश की जनसंख्या कम हुई, मतलब आकार में परिवर्तन हुआ, ठीक है, आकार में परिवर्तन हुआ और वितरण में भी परिवर्तन हुआ कि मतलब पंजाब में इतने ही लोग रहते हैं। क्लियर है। आगे लिखा गया है जनसंख्या के लक्षण या गुण, ठीक है। तो जो एज कंपोजिशन होता है, जिसे हम आयु संरचना कहते हैं, ये क्या होता है? किसी देश के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को उसकी आयु रचना या आयु संरचना कहा जाता है। एक व्यक्ति की उम्र उसकी जरूरतों, खरीद, प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रभावित करती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले लोग कहते थे, शायद आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे याद है कि लोग बोलते थे जापान जो है वो बूढ़ों का देश है, और भारत को बोलते थे ये युवाओं का देश है। सुना है आपने? युवाओं का देश है, मतलब हमारे पास जो युवा वर्ग है, जो यूथ है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जवान लोग हैं, जनसंख्या में उनके परसेंटेज ज़्यादा है। अगर ओवरऑल 100% है तो कुछ इसमें बच्चे भी होंगे, कुछ इसमें बूढ़े भी होंगे, ठीक है। तो मान लो कि 24% जो है ये बच्चे हैं, ठीक, और 23% क्या है, बूढ़े हैं। अभी देखो 4 3 7 हो गया और 2 2 4 हो गया, तो बच्चा कितने पास, हमारे पास 53% जो है ये बचा है, ये हमारे पास क्या हो गया, यूथ हो गया। तो यानी कि अब हमारे पास जब युवा अधिक हैं तो ये कैसी चीज़ों को खरीदेंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ों को खरीदेंगे जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे देश को प्रभावित करेगा। भाई जो एप्पल का पता नहीं, मतलब एप्पल 14 जो आया है, आप बताओ क्या उसका खरीदारी अगर ज़्यादा होगा या इस तरह की चीज़ें बेचेंगे ज़्यादा, ठीक है, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। प्रदर्शन कैसे करेंगे, ये हमारे पास इतने यंग लोग हैं तो ये काम भी तो करेंगे, मतलब ज़्यादा लोग हमारे यहाँ काम करने वाले हैं, ठीक है, तो प्रदर्शन अच्छा होगा। लेकिन ये बताओ जिस देश में ये एक संरचना जो है ये 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए बनी रह सकती है, फिर एक टाइम आएगा कि यही जो युवा थे क्या ये बूढ़े नहीं होंगे एक साथ, तो वो 53 एक ही साथ क्या हो गए, बूढ़े हो गए, ठीक है। और ये अब यंग कितने हमारे पास हैं, यंग हमारे पास 23% हो चुके हैं, बच्चे हमारे पास कितने हो गए, सॉरी 24% हो गए हैं, ठीक है। और बच्चे हमारे पास कितने होंगे, बच्चे मान लीजिए हमारे पास हो जाएंगे, अब ये बूढ़े मरेंगे बच्चे के रूप में जन्मेंगे, ठीक है, हो सकता हो इनकी संख्या बढ़े या घटे, जो भी चीज़ें हों, लेकिन हमारे पास एक साथ 53 लोग बूढ़े हुए हैं। अब बताओ ये देश जो है अभी क्या ये जवानों का देश रह गया, नहीं, अब ये देश किसका है, ये बुढ़ों का देश है। अब भारत कैसे लोगों का देश होने जा रहा है, बुढ़ों के हिसाब से ये देश होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने लोग एक साथ यंग थे वो एक साथ बुढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हमारे देश की जो कह सकते हैं कि जो आवश्यकता है, जो हमारी एबिलिटी होगी, वो हमारे देश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में काम करती है। बुढ़े लोग, अब बताओ कोई बुढ़ा जा कर के आईफोन खरीदेगा, क्या काम है उसको आईफोन का, अब वो तो चला जाएगा वृंदावन, है ना। चलिए, तो 3 आयु वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो हम 15 साल तक से जो होते हैं, 15 साल से कम तक के बच्चों को रखते हैं, ठीक है। ये आर्थिक रूप से क्या होते हैं, बहुत कम निर्भर होते हैं, ये अपने गार्जियन पे निर्भर करते हैं। जो कार्य वाले आयु है, ठीक है, वर्किंग एज है, या जिसे हम यूथ कह सकते हैं, वो 15 से 59 वर्ष माने गए हैं, ठीक है। और यही एक ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो ये किसी भी चीज़ को आर्थिक रूप से और जैविक रूप से पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैविक रूप से मतलब अपने सामान कोई बच्चा पैदा कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बुढ़े होंगे वो 59 साल से अधिक होंगे, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्किंग एज क्या है, हमारे देश की वर्किंग एज क्या मानी गई है, तो 15 से 59 साल, ठीक। आगे देखते हैं।
वे आर्थिक रूप से उत्पादक हो सकते हैं, हालांकि वे सेवानिवृत्त हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो वृद्ध है ये उत्पादक हो सकते हैं, हो सकता हो कि ये खेती बाड़ी करते हों, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं। वे स्वेच्छा से काम कर सकते हैं, लेकिन वे भर्ती के माध्यम से रोजगार के लिए उपलब्ध नहीं है। वे स्वेच्छा से कोई भी काम कर लें, मतलब टंकी खोल लें, दुकान खोल लें, कोई बड़ा सा मॉल खोल लें, यही कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी भर्ती में नहीं जा सकते। अगर देश में युद्ध शुरू हो जाए तो पहले इनको छिपाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे देश की जो जनसंख्या है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें वर्किंग जो है ये आपको ध्यान रखना है 15 से 59 साल की आयु को माना गया है। और अब देखो कितनी बड़ी ये हमारे ऊपर बात है, जो बच्चे और वृद्ध होते हैं ना, इनकी जनसंख्या आश्रित जनसंख्या होती है, खुद कुछ नहीं कर सकते, आश्रित हैं ये, डिपेंड हैं ये। तो ऐसे लोगों की जनसंख्या जो होती है वो दूसरे जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बच्चे और वृद्ध को लोगों की जनसंख्या एक साथ निर्भर जनसंख्या का निर्माण करते हैं, निर्भर निर्माता नहीं है। मतलब ये जो होते हैं बच्चे और बूढ़े, ये डिपेंड होते हैं वर्किंग एज पर, ये खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस तरीके से हम देखेंगे। ये पहले हमारे देश का डेटा था, हमारे पास 62% लोग वर्किंग एज हुआ करते थे, उसमें से 8% जो थे वो बूढ़े थे, और 29% क्या थे, 29% हमारे पास जो चिल्ड्रन थे वो थे। ठीक है, अब बताओ ये एक साथ 62% लोग बूढ़े हो जाएंगे, और ये 29% और ये 29% क्या होंगे हमारे पास, यंग होंगे। ठीक है, ये यंग होंगे, जवान होंगे, और ये 8% फिर से क्या होंगे, बच्चे होंगे। एक ऐसे सिंपल डेटा आप मानो। अब सोचो ये 70% सिर्फ 29% लोगों के ऊपर डिपेंड करेंगे, 30% लोगों के ऊपर। समझ रहे हो, मतलब ये हो गया कमाने वाला एक और खाने वाले सब, ये कंडीशन होगी। तो बताओ क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी देश की? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कई देश ऐसे हैं ना जहाँ पर बुजुर्गों को मार दिया जाता है। तो बुजुर्गों को मारेंगे ना तो इस कंडीशन में क्या होगा, पॉपुलेशन तो उनकी कम होगी। तो जब पॉपुलेशन कम होगी तो वो बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, वो बच्चे पैदा ज़्यादा करते हैं, तो जब बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे और बुढ़ों को मार दिए हैं तो उनका ये होता है कि ये जो हम कह सकते हैं सर्कल जो है बुढ़ों का, बच्चों का और जवानों का ना, ये एक सर्कल जो है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम कह सकते हैं कि वो करते हैं कि अपने देश की जनसंख्या को, अपने देश के आर्थिक स्थिति को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, बना सके। ठीक है, अब आगे देखिए लिंग अनुपात सेक्स रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है, जहाँ पर अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं सेक्स रेशियो के बारे में कि लिंग अनुपात होता क्या है। देखिए आप लोग बहुत सुने होंगे लिंगानुपात, लिंगानुपात। तो हम कह सकते हैं, देखो मेल्स पे हम निकालते हैं जितने पुरुष होते हैं 1000 पे, कभी भी जब डेटा जनसंख्या का निकलता है ना तो 1000 पे निकलता है। जैसे हम परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, वैसे जब हम जनसंख्या का डेटा निकालते हैं तो 1000 पर निकालते हैं। तो 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लिंगानुपात में मानते हैं। ठीक, एक निश्चित समय में समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच की सीमा को मापने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है ये। मतलब एक ही समय में अगर हम देखें तो हमारे देश में हमने मान लिया कि 1000 पुरुष पर 975 महिलाएं हैं, तो ये क्या है, ये लिंगानुपात है। ठीक है, भारत में लिंग अनुपात हमेशा महिलाओं के प्रतिकूल रहा है। मतलब महिलाओं की जो जनसंख्या है वो हमेशा कम देखने को मिली है जब हम ओवरऑल देखते हैं, लेकिन कई राज्यों का, अलग अलग राज्यों की भी जनसंख्या आती है। अभी देख लीजिए नीचे सामने लिखा गया है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी खासी है। जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर केरल दिया गया है और पुडुचेरी दिया गया है। ओवरऑल अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो 940 सीट है 1000 पुरुष पर, लेकिन शायद इसे मैं अपडेट करा दूंगी आप लोगों को, ये शायद बढ़ गया है, इसे काउंट किया गया था, मतलब इसकी काउंटिंग कराई गई थी कि कितने पुरुष और महिलाओं का अनुपात है। ये 1000 से महिलाओं की संख्या जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नतीजा है, अच्छी चीज़ें हैं।
और केरल में देखो तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार अगर 1000 पुरुष थे तो महिलाएं 1084 थी। हरियाणा में 877 ही था। पुडुचेरी में भी ज़्यादा जनसंख्या थी महिलाओं की। और दिल्ली में क्या था, 866 था। यानी कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 866 महिलाएं हैं। बाकी पुरुष क्या करेंगे, अविवाहित रहेंगे। समझ में आया। तो एक डेटा आप देख सकते हो पूरा सेक्स रेशियो का, जो 1901 से हमारे स्क्रीन पर है। 1901 में 972 महिलाएं थी 1000 पुरुष पर, ठीक है। 1911 में 964, 1921 में 955। आप देख सकते हो किस तरीके से एकदम बिल्कुल ये डाउन जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये डाउन जा रहा है। 1955, फिर 955, 950, 945। यहाँ पर एक महिला थोड़ी बड़ी, थोड़ी स्थिति में सुधार आया, लेकिन उससे ज़्यादा फिर गिरावट आ गई 1961 में, 941 ही रह गई। फिर देखो फिर से एक बड़ा गैप देखने को मिलता है 1971 में 930। फिर एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 4 महिलाएं बढ़ी, लेकिन फिर अगले 10 साल में ये क्या हो गई, घट गई। फिर इसमें बढ़ा अगर देखें बढ़ोतरी देखने को मिली है, एंड फिर आगे देखें तो फिर ये बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लगातार 2001 और 2011 की जनगणना ऐसी थी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बेहतर होते हुए हमें दिखी, ठीक है। और ये अब धीरे धीरे बढ़ेगी ही, क्योंकि लोगों में क्या हो रहा है, जागरूकता हो रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते। देखो क्या होता है ना, जो टाइम होता है, जो समय होता है, हर चीज़ वो उसी सर्कल में घूमता है, उसी सर्कल में घूमता है। मतलब ये कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे यहाँ शिक्षित लोग हो गए हैं तो महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी, पुरुषों की संख्या घट जाएगी। ये फिर से घटेगी, क्योंकि यही शिक्षित लोग फिर क्या करेंगे, बच्चियों को या लड़कियों को हटाना शुरू करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है ना, मैं किसी चीज़ का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन प्रकृति के हिसाब से इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति अपने हिसाब से हर चीज़ को बैलेंस करती रहती है, ठीक है। चलिए, तो लिटरेसी रेट हमें पढ़ना है। सेंसस 2011 की हम जनगणना पूरा परसेंटेज में देखेंगे कि कितने % हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट थी, रूरल में, अर्बन में, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो है, जो सारे पॉइंट बचे हुए हैं, उसे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।